Hello children, this is Manisha Srivastav, उच्च माध्यमिक शिक्षक from Government Higher Secondary School Guraiya, District Chhindwara. Today we are going to learn a lesson from your textbook The Spring Blossom, General English, Class 10th, Lesson 9, and the name of the lesson is The Tribute. The writer who has written it is Das Ben-Hur, and this is the part 2 of this story. And here you are seeing cover page of your textbook, that is The Spring Blossom textbook, General English of class 10th. तो बच्चों, अभी तक द ट्रिब्यूट फर्स्ट में हमने पढ़ा कि लेखक जब ऑफिस पहुंचे तो उन्हें एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी पर, लेटर पे उनके भाई की छोटी छोटी हैंड राइटिंग थी, और लेटर को जब उन्होंने खोल के देखा तो उन्होंने पाया कि उनके भाई ने उन्हें घर बुलाया है। पहले तो वो लेटर को देखते से ही इस बात में बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे कि लंबे समय से उन्होंने अपने घर पे भाई और माँ के पास पत्र नहीं लिखा है। उस पत्र को देखते से ही उनके मन में पुरानी यादें उनकी घूमने लगी कि जब वो स्टूडेंट थे, भुवनेश्वर में रहा करते थे, और भुवनेश्वर में ही पढ़ने के दौरान उनकी जॉब लग गई। तो जब वो पढ़ाई करते थे, स्टूडेंट थे, तो हर सैटरडे को एक खटारा सी टूटी फूटी बस से वो अपने गांव जाते थे, भाभी से, भैया से, माँ से मिलते थे, और उस समय उनको जो रास्ते में होने वाली थकान थी उसका भी बिल्कुल एहसास नहीं होता था, और उसकी परवाह किए बगैर नियमित रूप से वो अपने घर जाया करते थे। लेकिन इन दिनों जब से उनका विवाह हुआ है और उनकी जॉब लगी है, उन्होंने घर जाना और घर पत्र लिखना बिल्कुल ना के बराबर कर दिया है। पत्र को देखते से ही उनके मन में ये भाव, ग्लानि वाले भाव उत्पन्न हुए। फिर जब उन्होंने पत्र को खोल के देखा तो उसमें पत्र में उन्हें भाई ने घर बुलाया था। अच्छा, जब वो याद कर रहे थे तो उस समय उन्होंने ये भी याद किया कि जब लेखक घर जाया करते थे तो उनके बड़े भाई जो उनका बहुत ध्यान रखा करते थे, वो सिर्फ उनसे उनके अच्छे होने का पूछते थे, क्या तुम अच्छे हो। और क्योंकि वो जानते थे कि लेखक को मछली बहुत पसंद है, तो वो अपने घर के पीछे तालाब से मछली पकड़ के लाते थे और लेखक की भाभी से जितनी स्वादिष्ट हो सके उतनी स्वादिष्ट डिश बनाने को कहते थे। जब मछली कम पकड़ाई आती थी तो जो मछली की डिश बनती थी वो सिर्फ लेखक के लिए बनाई जाती थी। इन सारी बातों को वो याद करते हैं, अपने अतीत में खो जाते हैं। फिर जब वापस चैतन्य होते हैं तो पत्र खोल के देखते हैं। पत्र में भाई ने लिखा था कि घर में कुछ दोनों बड़ी भाभियों के बीच फ्यूड उत्पन्न हो गया है, और उस फ्यूड के कारण अब ज़रूरी हो गया है कि घर का बंटवारा करें। और जो दूसरे नंबर के भाई थे, सेकंड नंबर के भाई, वो बिल्कुल दृढ़ थे, बंटवारा होना ही चाहिए। उस बंटवारे की बात को पढ़कर लेखक को ऐसा लगता है कि जैसे वह अनाथ हो गए हैं और असहाय महसूस कर रहे हैं। और जैसे ही बंटवारे का पढ़ा तो वो एक ठंडा पसीना उनको पूरी तरह से भिगो गया। किसी तरह से अपने आप को उन्होंने सामान्य किया। शाम को घर पहुँचे। घर पहुंचकर उन्होंने पार्टीशन के बारे में उनकी पत्नी को, वाइफ को बताया, और पत्नी के जो रिस्पॉन्स था उससे ऐसा लगा जैसे पत्नी तैयार बैठी थी इस बंटवारे के लिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। पत्नी पूछती है कि कब होगा बंटवारा। लेखक बताते हैं 1 सप्ताह में बंटवारा होगा। यहाँ तक हम लोगों ने कहानी पढ़ चुके थे हमारे पिछली क्लास में। अब आगे देखते हैं। इन बेड दैट नाइट माई वाइफ आस्क्ड मी ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चन। रात्रि को सोते समय मेरी पत्नी ने मुझसे कई तरह के प्रश्न पूछे। What would be our share and how much would fetch us on selling it? पहला प्रश्न था कि हमारा हिस्सा कितना होगा और उसको बेचने के बाद हमें कितना रुपया मिल जाएगा।
I said nothing for a while, but in order to satisfy her, at last guessed that it should be around 20,000 rupees. पहले तो मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर उसको पत्नी को सेटिस्फाई यानी संतुष्ट करने के लिए अनुमान लगाया और बोला लगभग 20,000 रुपये मिल जाएंगे उस ज़मीन को बेचने के बाद. शी केम क्लोजर टू मी एंड सेड, वो मेरे बहुत नज़दीक आ गई और बोली, वी डोंट नीड लैंड इन द विलेज, हमें गांव में ज़मीन की ज़रूरत नहीं है. वॉट शैल वी डू विथ इट, हम उस ज़मीन का क्या करेंगे. लेट्स सेल इट एंड टेक द मनी, चलो ज़मीन बेच देते हैं और पैसे ले लेते हैं. रिमेंबर व्हेन यू सेल इट, हैंड ओवर टू मी द एंटायर 20,000. अच्छा है, पत्नी ये भी बोलती है कि जब तुम वो ज़मीन बेचो तो पूरे 20,000 मेरे हाथ में दे देना. आई विल मेक प्रॉपर यूज़ ऑफ इट, मैं उन पैसों का सही उपयोग, उचित उपयोग करूँगी. वी नीड अ फ्रिज, यू नो, तुम जानते हो हमें एक फ्रिज की ज़रूरत है, रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत है. समर इज़ अप्रोचिंग, गर्मी आ रही है, अप्रोचिंग यानी आ रही है. यू नीड नॉट टू गो टू need not go to the ऑफिस राइडिंग अ बाइसिकल, अब तुम्हें साइकिल से ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है. यू मस्ट हैव अ स्कूटर, तुम्हारे पास एक स्कूटर होना चाहिए. एंड द रेस्ट वी विल पुट इन अ बैंक, और जो बाकी का पैसा बचा है वो हम बैंक में जमा कर देंगे. देयर इज़ नो यूज़ कीपिंग लैंड इन द विलेज, गाँव में ज़मीन रखने का कोई उपयोग नहीं है. वी कांट लुक आफ्टर इट एंड वाई शुड अदर ड्रॉ बेनिफिट्स आउट ऑफ आवर लैंड. वो बोलती है जब हम उसकी देखभाल नहीं कर सकते हैं तो फिर हमारी ज़मीन से दूसरे लोग, यहाँ पे ध्यान दें अदर्स यानी दूसरे लोग उससे फ़ायदा क्यों उठाएं, वो भी हमारी ज़मीन से. अब यहाँ देखें अदर से उसने किसको बोला है, लेखक के भाई को, माँ को, उसकी भाभी को, जिनके बीच लेखक पल के बड़ा हुआ, उन लोगों के लिए उसकी पत्नी ने बोला कि क्यों दूसरे लोग हमारी ज़मीन से फ़ायदा उठाएं. आई लिसन टू ऑल दिस लाइक एन इनोसेंट लैम्प लुकिंग इनटू द डार्कनेस, मैंने उसकी सब बातों को एक नादान मेमने, सीधे साधे मेमने की तरह होके सुना और अंधेरे में देखते रहा. आई फेल्ट एज इफ द बुचर वॉज शार्पनिंग हिज नाइफ, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि बुचर यानी कसाई अपना नाइफ यानी चाकू को तेज कर रहा है. शार्पनिंग का, शार्प यानी तेज धार, और शार्पनिंग यानी धार बना रहा हो अपने चाकू की. हमिंग अ ट्यून एंड वेटिंग टू टीयर मी इनटू लार्ज चंक्स ऑफ मीट, और जब वो चाकू तेज कर रहा हो और कोई धुन गुनगुना रहा हो और मुझे मेरे मांस के बड़े बड़े टुकड़ों में, लार्ज चंक्स ऑफ मीट, चंक्स यानी पीस, टुकड़े, बड़े बड़े टुकड़ों में मुझे काटने को तैयार हो रहा हो. एंड कंसोलिंग मी, और मुझे सांत्वना भी दे रहा है, कंसोलिंग यानी सांत्वना देना. सेइंग दैट देयर इज़ अ बेटर लाइफ आफ्टर डेथ, और सांत्वना क्या कि मृत्यु के बाद और अच्छा जीवन होगा. ऐसा बोलते हैं कि जो जीव जंतु रहते हैं यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो अगले किसी नए रूप में जन्म लेते हैं, और इस तरह जल्दी जल्दी उनका जो विभिन्न योनियाँ रहती हैं उसमें जन्म लेने के बाद फिर वो मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं. तो ऐसा ही कंसोल कर रहा है वो जो बुचर है, बुचर यानी कसाई, कि तुम मर जाओ, मरने के बाद तुम्हारा बहुत अच्छा जीवन, अगला जीवन होगा. Gone are those days, gone are those feelings when the word home filled my heart with emotion.
अब वो दिन चली गए, वो भावनाएं भी चली गईं, जब घर नाम की जो चीज़ थी, घर नाम का जो शब्द था, वो मेरे हृदय को भावनाओं से भर दिया करता था। एंड दैट अफेक्शनेट वर्ड ब्रदर, और वो जो प्रिय शब्द, जो प्यारा सा शब्द था, अफेक्शनेट यानी प्यार देने वाला शब्द था, भाई। वॉट फीलिंग इट हैड, क्या भावनाएं थी उसमें। हाउ इट यूज्ड टू मेक माई हार्ट पाउंड विथ लव। Recollecting all these things, I felt weak and pathetic. किस तरीके से वो जो शब्द था भाई मेरे हृदय में प्रेम को भर दिया करता था। इन सब चीज़ों को, इन सब यादों को रिकलेक्ट करना यानी इकट्ठे करते हुए मैंने अपने आप को बहुत कमज़ोर और पैथेटिक यानी मर्मस्पर्शी, बहुत दुखी पाया। Where is the heart gone? कहाँ गया वह हृदय। Where are those days? कहाँ गए वो दिन। Where has spontaneity of feeling gone? कहाँ चली गई वो भावनाओं का ज्वार। Spontaneity यानी लगातार उठने वाले भावनाएं कहाँ चली गईं। I just can't understand how a stranger could all of sudden become so intimate. मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि कैसे एक अजनबी, स्ट्रेंजर यानी अजनबी, अचानक से इतना इंटीमेट, इतना नज़दीकी कैसे हो जाता है। यहाँ ध्यान दें कि भाई बहन, माता पिता, जिनसे हम बचपन से और जन्म से जुड़े होते हैं, विवाह होता है, उसके बाद अन्य सभी रिश्ते गौड़ हो जाते हैं और एक अकेला एकमात्र रिश्ता जो बहुत मजबूत और नज़दीक हो जाता है वो होता है पति पत्नी का रिश्ता। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे एक अजनबी व्यक्ति जिसको विवाह पूर्व जानते भी नहीं थे वो इतना नज़दीकी हो जाता है और अन्य रिश्ते जो अपने थे वो पराये महसूस होने लगते हैं। ये प्रश्न लेखक ने उठाया है और लेखक को इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। बट आई बिकेम माई नॉर्मल सेल्फ इन 2 days, पर मैंने अपने आप को 2 दिनों में नॉर्मल यानी सामान्य कर लिया। आई ग्रू यूज्ड टू वॉट हैड बीन अ शॉक, मैं अब उस चीज़ से जिसे शॉक यानी धक्का लगना बोलते हैं उससे मैं उबर चुका था। लेटर ऑन इन द मार्केट प्लेस, कीपिंग पेस विथ माई वाइफ, आई इंक्वायर्ड अबाउट द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट थिंग्स शी इंटेंडेड टू बाय। बाद में मार्केट प्लेस पे, बाज़ार में, मैंने अपनी पत्नी को के साथ सामंजस्य बिठाते हुए विभिन्न चीज़ों की कीमतों के बारे में पता किया जो वो खरीदना चाह रही थी। इंटेंडेड यानी चाहना, इच्छा रखना। बाइंग अ फ्रिज वॉज ऑलमोस्ट सर्टेन, फ्रिज खरीदना लगभग निश्चित था। अ सेकेंड हैंड स्कूटर, एक सेकेंड हैंड स्कूटर, एक स्टीरियो सेट एंड सम गोल्ड ऑर्नामेंट्स, और कुछ सोने के आभूषण। इतनी चीज़ों की लिस्ट फ़िलहाल तैयार थी पत्नी के पास। आई प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ द प्राइस, मैंने एक लिस्ट बना ली कि कौन सी चीज़ लगभग कितने दाम में मिलेगी। शी केप्ट रिमाइंडिंग मी अबाउट हर इंटेंशंस एंड वॉज शोइंग अ लॉट ऑफ इम्पेशेंस, वो मुझे बार बार याद दिलाते जा रही थी कि उसके क्या इंटेंशंस यानी इरादे हैं, क्या खरीदना है, कैसा करना है, और ये भी कि वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस यानी अधीर होते जा रही थी। पेशेंस यानी धैर्य और इम्पेशेंस यानी अधैर्य, तो धैर्य उसका खोते जा रहा था। वो शीघ्रता से वो पैसे अपने हाथ में चाह रही थी। कम टू द नेक्स्ट पेज। इट वॉज सैटरडे आफ्टरनून, अब ये शनिवार दोपहर की बात है। आई लेफ्ट फॉर माई विलेज, मैं अपने गांव की ओर चला। द सेम बस वॉज देयर, वही पुरानी बस थी वहाँ पर। इंस्पायरिंग मी इन मी द ओल्ड फेमिलियर फीलिंग, और मुझ में वो जगा रही थी पुरानी चिर परिचित सी भावनाओं को।
आई रस्ट टू ऑक्यूपाई द सीट जस्ट बिहाइंड द ड्राइवर। मैं भागा अपनी सबसे फेवरेट सीट को पाने के लिए, और वो सीट थी ड्राइवर के ठीक पीछे। माई फेवरेट सीट, वो मेरी पसंदीदा सीट थी। इन माई हरी आई ब्रूइज्ड माई नी अगेंस्ट द डोर, और जल्दबाजी में मैंने अपने घुटने टकरा लिए। ब्रूइज्ड यानी टकरा लेना दरवाजे से, बस के दरवाजे से। इट हर्ट मी, उससे मुझे चोट भी पहुंची। द ब्रीफ केस फेल ऑफ एंड द लिटिल पैकेट कंटेनिंग द प्रसाद ऑफ लॉर्ड लिंगराज meant for my dear mother was scattered over the ground। और जब मैं दरवाजे से टकराया तो मुझे चोट लगी, और मेरा जो ब्रीफ केस था वो हाथ से फेल ऑफ यानी गिर गया, और उसमें जो छोटा सा पैकेट था, लिटिल पैकेट, जिसमें प्रसाद था भगवान लिंगराज का, जो मेरी माँ, meant for my dear mother, जो मेरी माँ के लिए था, was scattered over the ground, वो प्रसाद ग्राउंड पे बगर गया। स्कैटर्ड यानी बगर जाना, बिखर जाना। आई फेल्ट एज इफ द एंटायर बस वॉज स्क्रीचिंग अलाउड द क्वेश्चन। मैंने महसूस किया कि जो पूरी की पूरी बस थी वो मुझसे चीख चीख कर यह प्रश्न पूछ रही है। स्क्रीचिंग अलाउड मतलब जोर से चीख कर क्वेश्चन कर रही है, पूछ रही है। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, कितने बरसों के बाद, यू हैव नॉट बॉदर्ड द लीस्ट टू रिटेन द दैट टेंडर लव यू हैड इन योर हार्ट फॉर योर होम। तुमने उस कोमल प्रेम को बनाए रखने की भी बॉदर नहीं किया, चिंता नहीं करी जो तुम्हारे हृदय में था तुम्हारे घर के लिए। Instead you have sold it to the butcher to help yourself become a city babu। बल्कि instead यानी बल्कि तुमने उस प्यार को कसाई के हाथों बेच दिया अपने आप को शहर का बाबू बनाने के लिए। Curses be on you, लानत है तुम पर। Curses be on you मतलब लानत है तुम पर। I boarded the bus collecting the briefcase and the content of the soiled packet, wearing a shameless smile for the cleaner and the conductor of the bus। मैं बस पे चढ़ा, साथ में पहले मैंने अपने ब्रीफ केस को और उसमें से जो सामान गिर गया था जिसमें सॉइल्ड पैकेट यानी मिट्टी लग गई थी उस पैकेट में, उसको इकट्ठा किया। चेहरे पे शेमलेस मुस्कान यानी शर्म रहित बेशर्म होकर मुस्कुरा रहा था मैं क्लीनर और बस कंडक्टर को देखकर, और बस पे चढ़ गया। इट वॉज 5 in the evening when I got down। शाम के 5 बज गए थे जब मैं बस से उतरा। आई हैड रिटर्न बिफोर हैंड, और मैं पहले ही ये बात अपने भाई को लिखकर भेज चुका था। माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर टू मीट मी एट द बस स्टॉप। बस स्टॉप पर मुझे लेने के लिए मेरे बड़े भाई आ चुके थे। ही अपीयर्ड अ लिटिल टायर्ड एंड वॉर्न आउट। वो थोड़े थके हुए और वॉर्न आउट यानी उतरे हुए से, चेहरा उतरा हुआ सा उनका लग रहा था। गिव दैट ब्रीफ केस टू मी, दैट मस्ट बी हैवी। उन्होंने बोला वह ब्रीफ केस मुझे दे दो, वो भारी होगा। ही ऑलमोस्ट स्नैच्ड इट अवे फ्रॉम मी, और लगभग उन्होंने वो ब्रीफ केस मेरे हाथ से छीन लिया कि लाओ मैं पकड़ता हूँ, वो भारी होगा। आई फॉरगॉट इवन टू टच हिज फीट, और मैं उनके चरण स्पर्श करना भी भूल गया था। दिस हैड नेवर हैपन्ड अर्लियर, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ही वॉज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने सामने चल रहे थे। वी वेयर वॉकिंग ऑन द विलेज रोड, अब हम गांव की रोड पर चल रहे थे। डस्टी एंड एवर द सेम, वही धूल भरी और बिल्कुल वही पगडंडी पहले जैसी ही। आई रिमेम्बर्ड माई चाइल्डहुड डेज, अब मुझे अपने बचपन के दिन याद आ रहे थे।
I was usually crossing the street alone to go to a teacher in the evening for tuition. मैं सामान्यतः शाम को अकेले ही रास्ता को पार किया करता था जब मैं शाम को ट्यूशन जाया करता था. It was generally late and dark when I returned from the studies. अधिकतर लेट हो जाता था और अंधेरा हो जाता था जब मैं अपनी पढ़ाई करके लौटता था. अनफेलिंगली यानी बिना फेल हुए, बिना रुके, माई एल्डर ब्रदर वुड बी देयर टू एस्कॉर्ट मी बैक होम लेस्ट आई शुड बी फ्राइटेंड. और बिना किसी गैप के, बिना भूले मेरे बड़े भाई मुझे लेने के लिए आ जाया करते थे और नहीं तो मैं डर जाऊंगा, ऐसा उनका कहना था. एस्कॉर्ट मी यानी मुझे राह दिखाने, साथ देने मेरा पहुंच जाते थे. ही वुड कैरी द लैंटर्न माई बैग ऑफ बुक्स एंड नोट्स. और जब वो आते थे तो लैंटर्न यानी लालटेन हाथ में पकड़े हुए होते थे और मेरा बैग भी वही पकड़ते थे जिसमें पुस्तकें और कॉपियाँ रखी रहती हैं. आई हैड टू फॉलो हिम टू डू सो. और मुझे उनके पीछे पीछे चलना होता था. इफ आई लैग्ड बिहाइंड ही वुड आस्क वाई यू आर परहैप्स टायर्ड. यदि मैं लैग्ड बिहाइंड यानी पीछे रह जाता था तो वो पूछते थे क्यों, तुम शायद ज़्यादा थक गए हो. कम होल्ड माई हैंड एंड वॉक विथ मी. बोलते थे आओ मेरा हाथ पकड़ लो और मेरे साथ चलो. ही समटाइम्स यूज्ड टू कैरी मी on his shoulders while going to the fields for a stroll. और कई बार वो मुझे अपने कंधों पे बिठा लिया करते थे जब हम लोग खाली समय में खेत घूमने जाया करते थे. तो अभी लेखक अब बस में बैठे बैठे अपनी पुरानी बातों को याद कर रहा है, अपने भाई के और उनके बीच के जो मधुर रिलेशंस हैं, संबंध हैं, उनको वो अभी अपनी मेमोरी में ला रहा है. तो यहाँ पे दास बेनहूर ने अपना जो द ट्रिब्यूट का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं. अगला भाग अगले लेसन क्लास में पढ़ेंगे हम. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि आपके अन्य मित्रों को भी इसका फ़ायदा मिले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए. Thank you. Have a great day.